इससे पहले प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 इसी यूनिट का प्रश्न है, कार्बोनिल अल्कोहल एवं यूरिया वाली यूनिट का। तो देखते हैं इसमें। एथिल अल्कोहल, इसे एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसके दो उपयोग बताने हैं। तो नंबर 1, शराब तथा अल्कोहल या पेय पदार्थों में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, पारदर्शक साबुन बनाने में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, टिंचर आयोडीन के निर्माण में भी एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपना पॉइंट नंबर 4 है, पेंट, वार्निश, रंग आदि उद्योग में ब्लैक के रूप में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उपयोग द्वारा अपन समझ लेते हैं। शराब तथा अल्कोहल ये पेय पदार्थों को बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, टिंचर आयोडीन के निर्माण में, पेंट, वार्निश, रंग आदि के उद्योग में ब्लैक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया के दो भौतिक गुण लिखिए। यूरिया होता है, यूरिया के दो भौतिक गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, यह रंग सफ़ेद रंग का रवेदार ठोस पदार्थ होता है। यूरिया होता है वो कैसे रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। और कैसा होता है? रवेदार होता है। नंबर 2, यह पानी तथा एल्कोहल में विलय होता है। यूरिया होता है पानी और एल्कोहल होते हैं उसमें घुल जाते हैं यूरिया, इसीलिए विलय शब्द दिया हुआ है। नंबर 3, इसका गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसका गलनांक 132 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह गल जाता है। प्रश्न नंबर 5, यूरिया के दो उपयोग लिखिए। यूरिया जो खेतों में उपयोग किया जाता है, यूरिया खाद है, इसके उपयोग कौन कौन से हैं? नंबर 1, यूरिया रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला उपयोग तो ये है कि यूरिया का उपयोग रासायनिक खाद के रूप में खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, नाइट्रोजन के रूप में। नंबर 2, यूरिया का उपयोग नाइट्रोजन के रूप में किया जाता है। नंबर 3, विस्फोटक के निर्माण में भी यूरिया का उपयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बायोरेट परीक्षण क्या है? यूरिया को एक परख नली में लेकर, सबसे पहले क्या करते हैं कि यूरिया होता है ना, उसको एक परख नली में लेकर धीरे धीरे उसे गर्म करने पर, उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है अमोनिया। यूरिया को एक परख नली में लेकर उसे धीरे धीरे गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? अमोनिया गैस। तथा एक ठोस पदार्थ बायोरेट बचता है। और अमोनिया गैस निकलने के बाद उस परख नली में एक ठोस पदार्थ बायोरेट बचा रहता है, बच जाता है। बायोरेट को, अब इस ठोस पदार्थ जो बायोरेट बचता है उसे जल में घोल लेते हैं और 2-3 बूंद NaOH मिलाकर विलयन को क्षारीय बना लेते हैं। उसे जल में घोल लेते हैं और उसमें 2-3 बूंद अपन किसकी मिला देते? NaOH की मिला देते हैं और उसे क्षारीय बना लेते हैं। इसके पश्चात 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट मिलाते हैं और इसके बाद कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंद मिला लेते हैं, जिससे विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। क्या हो जाता है? विलयन का रंग बैंगनी। यह परीक्षण बायोरेट परीक्षण कहलाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान के चलें एक परख नली ले ली, परख नली, उस परख नली में यूरिया को भर लिया और उसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसमें अमोनिया गैस निकलती है और एक उसमें ठोस पदार्थ बचता है बायोरेट। अब बायोरेट को जल में घोल लेते हैं और उसमें घोलकर NaOH की 2-3 बूंद मिलाते हैं और ये NaOH मिलाकर ये विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। इसके पश्चात 2-3 बूंद इसमें कॉपर सल्फेट की मिलाते हैं, जिससे विलयन का रंग कैसा होता है? बैंगनी हो जाता है। यही परीक्षण होता है, इसे बायोरेट परीक्षण कहते हैं।
उसके बाद है प्रारंभिक जैव रसायन। प्रारंभिक जैव रसायन, इसमें पहला प्रश्न है एंजाइम क्या है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक, जो स्वयं में प्रत्यक्ष परिवर्तन किए बिना रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो स्वयं में प्रत्यक्ष परिवर्तन किए बिना रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में कार्य करते हैं। उसके बाद एंजाइम के दो लक्षण लिखिए। नंबर 1, यह कोलाइडी प्रकृति का होता है। एंजाइम होता है जो कैसी प्रकृति का होता है? कोलाइडी प्रकृति का होता है। नंबर 2, यह शरीर में एक निश्चित ताप व पीएच मान पर सक्रिय होता है। एंजाइम होते हैं शरीर में एक निश्चित ताप और पीएच मान पर सक्रिय होता है। नंबर 3, यह रासायनिक अभिक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देता है। एंजाइम होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया दर होती है उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, विटामिन पहले भी आया था पेपर में। विटामिन बे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन बे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को सूक्ष्म मात्रा में होती है तथा इसकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। या अपन कह सकें कि जो विटामिन है ना, विटामिन की परिभाषा को इस तरीके से भी इसे याद किया जा सकता है। कैसे देखते हैं कि विटामिन जो शब्द है, विटामिन जो शब्द है जो एक ग्रीक भाषा वो लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बीटा प्लस एमीन बराबर होता है विटामिन। विटामिन तो यहाँ पे देखते हैं बीटा बराबर होता है लाइफ और इसेंशियल बराबर होता है आवश्यक। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है, परिभाषा निकलती है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इस परिभाषा को अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। ऐसे कार्बनिक या रासायनिक पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, किन्हीं दो विटामिन के नाम, कार्य तथा कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो एक साइड लिखते हैं विटामिन का नाम, कार्य और कमी से होने वाले रोग। तो देखते हैं विटामिन ए है नेत्र की कोशिकाओं के लिए आवश्यक जो होता है। विटामिन ए नेत्र आँखें होती हैं, आँखों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके लिए आवश्यक होता है। और विटामिन ए की कमी होती है, यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको एक रोग हो जाता है रतौंधी रोग। इस रोग में रात्रि के समय हमको अंधेरे में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तब दिखाई नहीं देता है, तो इसे रतौंधा आना भी कहते हैं। नंबर 2, विटामिन बी1 शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है। जो विटामिन बी1 है जो शरीर की तंत्रिका कोशिका होते हैं, न्यूरॉन सेल होती है, उनके लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3, विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक। विटामिन सी का कार्य होता है कि यह त्वचा होती है, हमारे शरीर की स्किन है, त्वचा है, उसको स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण एवं विकास में सहायक। विटामिन डी का प्रमुख कारक है जो हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, हड्डियां बनाने में कार्य करती है और उनका विकास भी करती है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जिसमें हड्डियां मुड़ने लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले वसा, तेलों तथा मोम जैसे पदार्थों को
लिपिड कहते हैं, ये ऊर्जा के भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले वसा, तेलों तथा मोम जैसे पदार्थों को, मोम जैसे पदार्थ होते हैं उन्हें लिपिड्स कहते हैं। ये ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपिड के दो कार्य लिखिए। नंबर 1, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लिपिड शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2, यह शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है। और यह शरीर के ताप को कैसा बनाए रखता है? एक समान बनाए रखता है। नंबर 3, यह शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि की रक्षा करता है। लिपिड्स होते हैं वो शरीर के कोमल अंग होते हैं। कोमल अंग जो पाए जाते हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, किडनियाँ हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? लिपिड्स। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ए, डी, ई के आदि को विलय रखता है। और जो विटामिन ए, डी होती, ए होती है, डी होती है, ई होती, के होती है, उनको विलय रखता है। कौन? लिपिड्स। अगला प्रश्न, प्रोटीन के दो कार्य लिखिए। नंबर 1, यह शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है। प्रोटीन शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है। नंबर 2, यह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है? मरम्मत करते हैं। नंबर 3, यह अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल होते हैं उनका भी निर्माण करते हैं लिपिड्स। यह एंजाइम का निर्माण करते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य अथवा महत्व लिखिए। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके कार्य लिखने हैं और महत्व लिखने हैं। तो नंबर 1, यह विभिन्न कार्यों के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लिपिड होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2, यह शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं जिससे शरीर का ताप स्थिर बना रहता है। और लिपिड्स होते हैं शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं तो शरीर का तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है। नंबर 3, यह सेलुलोज के रूप में पेड़ पौधों के अंगों का निर्माण करता है। सेलुलोज के रूप में पेड़ पौधों के अंगों का निर्माण करता है। नंबर 4, यह हमारे भोजन का प्रधान अंग होता है। क्या होता है? हमारे भोजन का प्रधान अंग होता है। एंजाइम के कृषि में 4 उपयोग लिखिए। नंबर 1, पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, पनीर उद्योग में दूध को जमाने के लिए एंजाइम का उपयोग होता है। नंबर 3, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों को उठाने में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, शराब उद्योग में एल्कोहल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे समझ लेते हैं द्वारा तरीके से कि पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने में, जैसे आपने देखा होगा कि हमको हमारे शरीर में जैसे भोजन पचता नहीं है और भोजन ना पचने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, तो उन बीमारियों को दूर करने में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, पनीर उद्योग में, ऐसे उद्योग जहाँ पे मतलब पनीर बनाई जाती है उद्योग स्तर पर, उसको वहाँ पर दूध को जमाने के लिए, वहाँ पर जो दूध होता है उसे जमाने के लिए एंजाइम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर 3, चमड़ा उद्योग, जहाँ पर चमड़े का उद्योग किया जाता है, चमड़ा का व्यापार किस तरह प्रयोग किया जाता है, उसे बेचा जाता है, तो वहाँ पर जो चमड़े में बाल होते हैं, बाल लगे होते हैं, उन बालों को उठाने में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और शराब उद्योग में, जहाँ पर शराब बनाई जाती है, उनमें एल्कोहल के निर्माण में एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखिए। किसकी? पादप प्रजनन की। तो पादप प्रजनन की परिभाषा को वैज्ञानिकों ने बताया है। नंबर 1, स्मिथ नामक वैज्ञानिक के अनुसार, स्मिथ के अनुसार पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है। इन्होंने कहा कि पादप प्रजनन है वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व बनाने के लिए उनकी वंशानुगत में सुधार किया जाता है। पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व को बनाने के लिए उनकी वंशागति में सुधार किया जाता है। नंबर 2, पॉल मैन के अनुसार पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसका उद्देश्य पादपों में सुधार करना होता है। पादप प्रजनन के
4 उद्देश्य या महत्व लिखिए। नंबर 1, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करने में पादप प्रजनन का उपयोग किया जाता है, उद्देश्य है। नंबर 2, फसल के गुणों में सुधार करना, जैसे कपास में रेशे की लंबाई बढ़ाना आदि में। नंबर 3, रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने में। नंबर 4, पाला प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने में पादप प्रजनन के 4 महत्व है, इसका उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक साइड स्वपरागण, दूसरी साइड परपरागण। स्वपरागण सरल व निश्चित होता है। स्वपरागण कैसा होता है? सरल व निश्चित। और परपरागण अनिश्चित होता है। परपरागण कैसा होता है बच्चों? अनिश्चित। इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। स्वपरागण होता है, उसमें पुष्प का द्विलिंगी होते हैं, और परपरागण पुष्प द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। नंबर 3, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में, और परपरागण माध्यम की आवश्यकता होती है। पादप प्रजनन की 4 विधियों के नाम बताइए। तो नंबर 1, पुनर्स्थापन, जो पादप प्रजनन की विधियां हैं, पुनर्स्थापन। नंबर 2, वर्ण या चयन। नंबर 3, संकरण। नंबर 4, उत्परिवर्तन। नंबर 5, बहुगुणता। नंबर 6, ऊतक संवर्धन। तो पादप प्रजनन होता है, पादपों में जो प्रजनन इन क्रियाओं के द्वारा होता है, इनके 4 विधियां हैं। ऊतक संवर्धन, बहुगुणता, संकरण, उत्परिवर्तन, वर्ण या चयन, पुनर्स्थापन। इसके बाद है ऊतक संवर्धन क्या है। ऊतक संवर्धन पादप प्रजनन की वह विधि है जिसके द्वारा पादप कोश का या ऊतक से संवर्धन माध्यम में पूर्ण पौधे को प्राप्त किया जा सकता है, ऊतक संवर्धन कहलाता है। नंबर 6, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम लिखिए। मेंडल का जो आनुवांशिकता का नियम है उसे लिखना है। तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियम निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रभाविता का नियम। नंबर 2, पृथक्करण का नियम। नंबर 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल आनुवांशिकता के नियम है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप किसे कहते हैं? उत्तर। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं इसकी देखते हैं। तो जीनोटाइप किसी जीव की जीन संरचना का उल्लेख जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना का अध्ययन होता है, उल्लेख होता है, उसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप टीटी होता है। जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध और लंबे पौधे होते हैं उनका जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी और टी। फिनोटाइप किसी जीव के बाहरी लक्षणों का उल्लेख फिनोटाइप कहलाता है। तो जीवों की जीन संरचना का उल्लेख होता है। जीव होते हैं, जीव में जो डीएनए होता है, डीएनए में जीन होते हैं, उनकी संरचना का उल्लेख जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप जीव के बाह्य लक्षणों का अध्ययन, उल्लेख। जीवों के बाहरी लक्षणों का उल्लेख फिनोटाइप कहलाता है। जैसे लंबापन, बौनापन आदि, ये क्या है? फिनोटाइप है। प्रश्न नंबर 8, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं? देखते हैं। F1 पीढ़ी की संकर संतान तथा अप्रभावी जनक के साथ किया गया संकरण टेस्ट क्रॉस कहलाता है। F1 पीढ़ी की जो संकर संतान होती हैं तथा अप्रभावी जनक के साथ जो संकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए। A.L. बाउले के अनुसार सांख्यिकी समुचित रूप से गणना एवं माध्यमों का विज्ञान होता है। नंबर 2, बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी आकलनों तथा प्रायिकताओं का विज्ञान है। क्या है? सांख्यिकी आकलनों तथा प्रायिकताओं का विज्ञान है। नंबर 2, सांख्यिकी आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकमात्र की गई जानकारी या तथ्यों के समूह सांख्यिकी आंकड़े कहलाती है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कोई एक उद्देश्य, विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जानकारी, कोई भी विशेष उद्देश्य के लिए जानकारी इकट्ठी की जाती है, उनके समूह के
समूह, तथ्यों के समूह होते हैं, उन्हें सांख्यिकी आंकड़े कहते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार बताने हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार दो हैं, नंबर 1 प्राथमिक आंकड़े, नंबर 2 द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? वे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े जो अपने अन्वेषक द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अन्वेषक द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। आंकड़े संग्रह करने की दो विधियों के नाम बताइए। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण विधि। आंकड़े संग्रह करने की पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण विधि। नंबर 2 प्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण विधि। नंबर 3 स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचनाएं। ये क्या है? आंकड़े संग्रह करने की विधियां हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है? सांख्यिकी आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। सांख्यिकी आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखने की क्रिया क्या कहलाती है? सांख्यिक वर्गीकरण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़ों के सारणीयन की परिभाषा लिखिए। आंकड़े होते हैं, उनकी सारणीयन की परिभाषा लिखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सभी से कहना है, विद्यार्थी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या है, दिक्कत आ रही है, कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आप वार्षिक परीक्षा में पेपर देने जाओगे, इन्हीं प्रश्नों में से आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप नोट करने का समय नहीं बचा है, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं आंकड़ों के सारणीयन की परिभाषा। वर्गीकरण आंकड़ों को पंक्तियां व स्तंभों में व्यवस्थित करने की क्रिया होती है, वो सारणीयन कहलाती है। वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों में स्तंभों में व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है? सारणीयन कहलाती है। इसके बाद बच्चों, मैं आपके लिए आगे के प्रश्न अगली वीडियो में लेके आऊँगा। लघुत्तरी प्रश्न लेके आ रहा हूँ अगली वीडियो में, प्रत्येक 3 अंक का प्रश्न है, तो आप उस वीडियो के लिए तैयार रहिए और मैं आपको अगली वीडियो में लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक के प्रश्न बताने जा रहा हूँ।